हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब ये बात तो है ही कि एनीमे मीडियम के अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही है, वो है कि इसमें काफ़ी सारे जॉनर्स मौजूद हैं। मतलब जिसको भी जिस तरीके का शो पसंद है उस तरीके की उसकी कैटेगरी मिल सकती है एनीमे मीडियम के अंदर। भले किसी को एडवेंचर देखना पसंद हो या एक्शन, किसी को साइकोलॉजिकल शोज़ देखना पसंद हो या रोमांस, हर तरीके की कैटेगराइजेशन मौजूद है एनीमे के अंदर और इसीलिए काफ़ी सारे डिफरेंट जॉनर्स में जो है इसे बांटा जाता है। बट स्टिल ऐसे काफ़ी सारे एनीमे शोज़ होते हैं जिनकी कह सकते हो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस होती है और उस पर्टिकुलर ऑडियंस को छोड़ के ज़्यादा लोग उस शो को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी काफ़ी सारे शोज़ होते हैं जो सबके लिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी हार्ड टू अंडरस्टैंड होती है और काफ़ी सारे लोग उसके साथ अडैप्ट नहीं हो पाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसी एनीमे शोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ विच आर बेसिकली नॉट फॉर एवरीवन। इन तरह के एनीमे शोज़ की एक सर्टेन ऑडियंस होती है या फिर कह सकते हो कि ये एनीमे शोज़ हर किसी के लिए नहीं बने हैं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे या कह सकते हो कि माइनॉरिटी लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें ये शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट विद कोड गैस। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तुमने कोड गैस का नाम ना सुना हो। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम। अब अगर देखा जाए तो इसका प्रीमाइस कुछ इस तरीके से है कि ब्रिटेन बेसिकली जापान को कॉन्कर कर लेता है और उसे एरिया 11 का नाम दे देता है, जिसके बाद जापानीज पीपल के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। बट इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में जो है हमारा मेन कैरेक्टर लिलूश भी फंसता है और उसे जो है मिस्टीरियसली गियास की पावर मिलती है, जहाँ आगे चल के वो एक विजिलेंटे का कह सकते हो कि सीक्रेट आइडेंटिटी बनाता है, एक एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करता है और ये ट्राई करता है कि वो ब्रिटेनियन को ख़त्म कर देगा ताकि जो जापानीज पीपल है वो आज़ाद हो सके, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हट सके। और इस तरीके से ये शो आगे बढ़ता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कोड गियास एक एक्शन साई-फाई साइकोलॉजिकल शो है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि कोड गियास की स्टोरी प्लॉट सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जिस तरीके का ये शो है हर कोई इसे एंजॉय मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता है। फिर भी कोड गियास को लोग रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि जापानीज पीपल के हिसाब से तो एक हुए हुए सर्वे के अकॉर्डिंग ये द ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम भी डिक्लेयर किया जा चुका है। बट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट्स अ मास्टरपीस, बट ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा गजब है। जिस तरीके से इसमें हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन है। जिस तरीके से स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट हमें कह सकते हो कि बार बार देखने को मिलते रहते हैं, वो इस शो को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में हेल्प करते हैं। और विदाउट अ डाउट कोड गियास की जो एंडिंग है, जो सीजन 2 में हमें एंडिंग देखने को मिलती है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग ऑफ ऑल टाइम में से कंसिडर की जाती है एनीमे हिस्ट्री के अंदर। सो इसीलिए ये शो तो कह सकते हो कि है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बट मेरे हिसाब से सबके लिए नहीं है। नेक्स्ट एनीमे है एर्गो प्रॉक्सी। अब ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका प्रीमाइस कुछ इस तरीके से है कि एक सिटी में लास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन बचती है अर्थ पे, क्योंकि कुछ हज़ार साल पहले अर्थ पे एक काफ़ी बड़ा ग्लोबल इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई और चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट होती है। यहाँ एंट्री होती है एक फीमेल कैरेक्टर की जो सिटी के हायर अथॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और इसके कह सकते हो कि अंडर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमारा मेन कैरेक्टर विंसेंट लॉक कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है, उससे रिलेटेड क्या मिस्ट्रीज़ हैं, ये सभी चीज़ें ये एनीमे कह सकते हो कि कवर अप करता है। एर्गो प्रॉक्सी बेसिकली एक साइकोलॉजिकल साई-फाई हॉरर एनीमे है और इसके अंदर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्रेकिंग जो है एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। इस शो की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये शो जिस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, इस तरीके से ये अपने वर्ल्ड को एक्सपैंड करता है और तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तुम शायद कुछ किसी दूसरे साइकोलॉजिकल शो से तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। एंड दिस एनीमे इज़ अ 10 आउट ऑफ 10 इन माई ओपिनियन, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हो कि ये शो आगे बढ़ेगा और जब इसकी एंडिंग होगी तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही निकल के आती है कि एर्गो प्रॉक्सी को समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेटाफोरिकली वर्क करता है और इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि काफ़ी सारे लोग तो इस एनीमे को बोरिंग भी जो है महसूस कर सकते हैं। बट स्टिल ये शो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नेक्स्ट इज़ स्पाइस एंड वुल्फ। अब ये शो मैंने लास्ट ईयर देखा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ऑब्वियसली जिन भी एनीमे को मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया वो सभी मुझे पसंद आए, तभी तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो स्पाइस एंड वुल्फ के अंदर हमें जो है होरो नाम की एक पावरफुल कह सकते हो कि वुल्फ गॉडेस, वुल्फ डीटी देखने को मिली है जो एक टाउन के हार्वेस्ट के टाइम पे अपीयर होती है। देन एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की जो बेसिकली एक मर्चेंट है एंड इवेंचुअली ये दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं और अपना मेन कैरेक्टर जो है इस वुल्फ डीटी को, इस वुल्फ गॉडेस को, डेमी गॉडेस को अपना बिजनेस पार्टनर बनाता है और इस तरीके से इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। स्पाइस एंड वुल्फ बेसिकली एक एडवेंचर ड्रामा रोमांस एनीमे है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बेसिकली इस एनीमे के अंदर हमें कह सकते हो कि थोड़े बहुत वो अर्ली एरा वाले जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल फील होता है और साथ ही साथ स्पाइस एंड वुल्फ के अंदर हमें एडवेंचर का एलिमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि मर्चेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो अपने बिजनेस को चलाते हैं, किस तरीके से जो है वो डिफरेंट जाके जो है कह सकते हो कि चीज़ों को ट्रेड करते थे। उस चीज़ों को स्पाइस एंड वुल्फ काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। सो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इस एनीमे को अनइंटरेस्टिंग माने, बट फिर भी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बस एक ही चीज़ निकल के आती है कि स्पाइस एंड वुल्फ का सिर्फ हमें 2 सीज़न देखने को मिला था और उसके अंदर इसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइट नॉवेल्स के अंदर
अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इवेंचुअली ऐसे न्यूज़ तो आए थे कि इसका एक रीमेक बन रहा है जिसे ये लोग पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो देखना न देखना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगला एनीमे है द ततामी गैलेक्सी। अब ततामी गैलेक्सी मेरे ऑल टाइम फेवरेट एनीमे शोज़ में से एक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका प्रेमाइस काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि वताशी नाम का हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली कह सकते हो कि एक पैराडॉक्स टाइप ऑफ थिंग में फंस चुका है, जहाँ वो एक ही चीज़ को रिपीट करता है। यानी कि हमें ऐसे दिखाया जाता है कि हर एपिसोड में वो कह सकते हो अपने कॉलेज लाइफ को कंटिन्यू करता है, एक कैंपस चुनता है और उस तरीके से ये डिसीजंस लेता है, जहाँ इसे खुद के डिसीजंस जो है मेटाफोरिकली लेने होते हैं और इसे जो है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का एक तरीका खोजना पड़ता है। इसी तरीके से शो आगे कंटिन्यू होता है और बहुत ही ज़्यादा डीप जाता है। बेसिकली द ततामी गैलेक्सी एक फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल स्लाइस ऑफ लाइफ शो है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये शो। बेसिकली देखा जाए तो द ततामी गैलेक्सी 110% सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इस शो के 5-6 एपिसोड्स देखेंगे और उन्हें लिटरली समझ में भी नहीं आएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, क्योंकि सबके साथ यही होता है अनलेस एंड अनटिल तुम इस शो को पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दो। जब इसका एंड आता है तब तुम्हें बेसिकली पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के लाइफ में चल क्या रहा है, किस तरीके से उसके डिसीजंस जो है कह सकते हो कि मेटाफोरिकली स्टोरी को जो है चेंज करते हैं, स्टोरी को जो है इम्पैक्ट डालते हैं। और ये सभी चीज़ द ततामी गैलेक्सी को एक मास्टरपीस से कम नहीं बनाती है। इसी वजह से द ततामी गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसका आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसके अंदर जो म्यूज़िक हमें दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और स्टोरी तो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक निकल के आती ही है। नेक्स्ट अप इज़ मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर को मैं जेन्युइनली कहूँगा ये एक ऐसा शो है जो हर किसी के लिए तो नहीं है, बट फिर भी लोग हर किसी को रिकमेंड करते हैं बिकॉज इट्स रियली अंडररेटेड एंड इट्स रियली गुड। मॉन्स्टर में हमें ये दिखाया गया है कि डॉक्टर टेन्मा एक न्यूरो सर्जन रहता है जो बेसिकली कह सकते हो कि अपने पास में कुछ ऐसी चीज़ कर चुका होता है जिसकी वजह से वो क्राइसिस में जा चुका था। इसी वजह से आगे चल के वो कह सकते हो कि ये गलती ना करने के लिए एक यंग बॉय जिसका नाम योहान लिबर्ट रहता है उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करता है इंस्टीड ऑफ द टाउन्स मेयर, जिसकी वजह से इसकी रेप्यूटेशन तो जाती ही है, साथ ही साथ इसके सोशल लाइफ का भी बैंड बच जाता है। बट बैक टू द प्रेजेंट करंट टाइमलाइन में भी इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इसके पास्ट के कह सकते हो कि हॉन्ट्स को वापस ले आती है। एंड आगे चल के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फेस टू फेस भिड़ता है एक नेमलेस मॉन्स्टर से जिसे उसने खुद ऑपरेट किया था। इस तरीके से ये शो आगे कंटिन्यू होता है। हमें काफ़ी ज़्यादा हेवी किस्म की साइकोलॉजिकल स्टोरी और मिस्ट्री ड्रिवन आर्क देखने को मिलते हैं। मॉन्स्टर बेसिकली एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस सीनन शो है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मोस्ट प्रोबेबली एक हद तक कह सकते हो कि इस लिस्ट का मेरा सबसे फेवरेट एनीमे है ये। मॉन्स्टर के अंदर जो कैरेक्टर राइटिंग है वो गजब है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, जैसे कि योहान लिबर्ट, टेन्मा जो अपना मेन कैरेक्टर तो है ही, साथ ही साथ ग्रिमर जैसे कैरेक्टर्स। इन सब के अलावा स्टोरी भी लाजवाब है। स्टोरी स्टार्टिंग में बड़ी थोड़ी स्लो फील होती है, बट आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स तुम्हारे सामने ला के रख देती है कि तुम इस शो को तो पसंद करोगे ही, बट स्टिल फिर भी इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कह सकते हो कि एक हद तक मैं ये कहूँगा कि मॉन्स्टर हर किसी के लिए नहीं है। अगला एनीमे है सोनी बॉय, वन ऑफ द बेस्ट एनीमे फ्रॉम 2021। इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि 30-40 स्टूडेंट खुद को और उनकी स्कूल बिल्डिंग को एक डिफरेंट डायमेंशन लाइक प्लेस में पाते हैं आफ्टर एन एड्रिफ्ट हैपन। जिसके बाद होता यह है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पावर्स भी मिलती है, बट वेरियस रीजंस की वजह से ऑब्वियसली इन स्टूडेंट्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ग्रुप आपस में बढ़ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है अपना रूल्स भी जो है कह सकते हो एक हद तक क्रिएट कर देते हैं। इसी तरीके से शो आगे कंटिन्यू होता है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये जो स्टूडेंट्स है वो सर्वाइव करेंगे इस कह सकते हो ऐसे जगह पे जिनके बारे में उन्हें बेसिकली कोई भी आइडिया नहीं है। सोनी बॉय एक फिलोसफिकल मिस्ट्री सुपर पावर एनीमे है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सोनी बॉय का जो प्रेमाइज है वो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी फील होता है, लेकिन साथ ही साथ ये शो हार्ड टू अंडरस्टैंड भी है। इसके साथ कीप अप करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी लगा था, बट अगर तुम इस शो को पूरे तरीके से देख लेते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये शो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अंदर जिस तरीके से कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजी दिखाई गई है जो आपस में एक दूसरे को कह सकते हो कि उनको अलग करने में हेल्प करती है, और फिर कुछ काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्रिवन मोमेंट्स भी आते हैं जो तुम इस शो से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कुछ मोमेंट्स पे। वो सभी चीज़ें सोनी बॉय को बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाती हैं, बट स्टिल ये शो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड भी है एट द सेम टाइम, और इसकी एंडिंग समझने में तो आसानी तो होगी, बट उसके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर आते हैं जो शो को कन्फ्यूजिंग बनाते हैं। सो इसीलिए ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगला लिस्ट में एनीमे निकल के आता है टैलेंटलेस नाना। अब टैलेंटलेस नाना कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किस्म का शो है, बट एट द सेम टाइम इससे रिलेटेड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। टैलेंटलेस नाना में हमें ऐसा दिखाया गया है कि अर्थ पे बेसिकली कुछ अननोन क्रिएचर्स आते हैं, वो अटैक करते हैं। आगे चल के एक सर्टेन टाइम के बाद जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें स्पेशल एबिलिटीज़ मिलती है जिन्हें टैलेंट्स कहा जाता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली फ़ाइट कर सकें। अब यहाँ आगे चल के एक सर्टेन इवेंट के बाद, एक सर्टेन इंसिडेंट के बाद जो है काफ़ी सारी डिसअपियरेंस होने लगती है, जिसकी वजह से जो पूरी कह सकते हो कि क्लास
क्लास की फाउंडेशन है वो थोड़ी बहुत टूट फूट सी जाती है। और इसी तरीके से ये शो आगे कंटिन्यू होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अमंग अस के ऊपर अगर कोई एनीमे होता तो वो होता टैलेंटलेस नाना। टैलेंटलेस नाना एक सस्पेंस शोनन सुपरनैचुरल एनीमे है और मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन बेसिक चीज़ ये निकल के आती है कि जितने भी लोगों को मैंने टैलेंटलेस नाना जो है सजेस्ट किया उनसे रिलेटेड मुझे तो मिक्स रिव्यूज़ ही देखने को मिले। इंटरनेट पे भी इससे काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ है, जिसके बाद मुझे अंदाज़ा लगा कि ये शो सबके लिए नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इस शो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके मिस्ट्री में घुल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को ये शो उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता है। बट स्टिल टैलेंटलेस नाना भी इस लिस्ट के उन शोज़ में से एक है जिससे मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तुम्हें चेकआउट करना चाहिए, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। नेक्स्ट शो इज़ सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। नाउ ये एक ऐसा एनीमे है जो मैं कहूँगा कि लिटरली हार्ड टू अंडरस्टैंड है, स्टार्टिंग में समझना मुश्किल होता है, धीरे धीरे करके ही तुम इस शो के अंदर घुस सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो इसका प्रीमाइस कुछ इस तरीके से कि लेन नाम की हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर एक कह सकते हो कि ऑकवर्ड इंट्रोवर्ट स्टूडेंट रहती है, जिसे कह सकते हो कि किसी तरीके के डिस्टर्बिंग ईमेल्स मिलते हैं एक फीमेल स्टूडेंट से जिसने रिसेंटली सुसाइड कमिट किया था। तो उसके बाद होता यही है कि उसे तो कोई डिज़ायर नहीं रहता है इंटरनेट के वर्ल्ड में जाने का, बट जब उसके अंदर वो एंटर करती है तो लेन की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से पलट जाती है और फिर काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ उसके सामने प्ले आउट होना शुरू हो जाती हैं और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरीके से ये शो आगे जो है बढ़ता है। सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन एक हॉरर साइकोलॉजिकल मिस्ट्री एनीमे है और कह सकते हो कि ये एवेंट-गार्डे की कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर तुमने डेविलमेंट क्राई बेबी या मोनोनोके जैसे शोज़ देखे होंगे तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि गज़ब किस्म का फील होता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग भी है एट द सेम टाइम। सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है और थोड़े बहुत हॉरर के एलिमेंट्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसका म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आता है, साथ ही साथ जिस तरीके से स्टोरी की पेसिंग चलती है वो इस शो को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देती है। बट एट द सेम टाइम ये शो मेरे हिसाब से तो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। अगला एनीमे है लिस्ट में यू यू हाकुशो, द ओनली शोनेन एनीमे आई हैव नेवर रिकमेंडेड टू एनीवन। बस इसका मतलब ये नहीं है कि ये शो बुरा है। देखा जाए तो इसका प्रीमाइस कुछ इस तरीके से कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डेलिक्वेंट रहता है। अब ये मुझे पूछना कि डेलिक्वेंट क्या है, क्योंकि जितने भी टोक्यो रिवेंजर्स के कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली डेलिक्वेंट ही थे। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डेलिक्वेंट रहता है और उसका फ्यूचर उतना कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट इवेंचुअली एक यंग बॉय को बचाते हुए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। बट होता ये है कि जो सोल रियल्म की अथॉरिटीज़ रहती है वो इसके सोल को पास आउट होने नहीं देती हैं एंड इवेंचुअली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद वो एक स्पिरिट डिटेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्पिरिट डिटेक्टिव में कन्वर्ट होता ही है, साथ ही साथ कह सकते हो कि वो कुछ काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के साथ टीम अप भी करता है, उनसे मिलता है एंड इवेंचुअली फिर आगे चल के हमें वही गुड वर्सेस ईविल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जहाँ फिर उन्हें कुछ ईविल अथॉरिटीज़ से जो है कह सकते हो कि सामना करना होता है। इसी तरीके से यू यू हाकुशो आगे बढ़ता है। यू यू हाकुशो बेसिकली एक एक्शन शोनेन कॉमेडी एनीमे है। इसे किसी को भी रिकमेंड ना करने का मेरा बेसिक रीज़न ये था क्योंकि मेरे हिसाब से हर कोई इस शो के अंदर नहीं घुस सकता है। कुछ शोनेन्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर देते हैं, बट यू यू हाकुशो जो है कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये माइथोलॉजी और मार्शल आर्ट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाता है और इसी वजह से तुम्हें कह सकते हो कि थोड़ी वियर्ड बट इंटरेस्टिंग किस्म की कह सकते हो कि मिक्सअप देखने को मिलता है, पेसिंग देखने को मिलती है जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग तो बनाती है, बट एट द सेम टाइम ये शो हर किसी के लिए नहीं है। बट फिर भी अगर तुम चाहो तो एक बढ़िया एक्शन शोनेन एनीमे के लिए इसे चेकआउट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलकम टू द NHK। अब वेलकम टू द NHK भी उन शोज़ में से एक है जिसे मैं 10 आउट ऑफ 10 कंसिडर करता हूँ। अगर इसके प्रेमाइस के ऊपर आए तो हमारा मेन कैरेक्टर एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जिसका नाम सातो रहता है और वो बेसिकली 4 साल से एक शट इन की लाइफ जी रहा होता है। इवेंचुअली आइसोलेशन के दौरान उसे ऐसा लगने लगता है कि सभी चीज़ें कंस्पायरेसी थ्योरीज़ है जो जापानीज़ लोगों ने, जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इन शट इन्स के खिलाफ लगाई हैं। इसी वजह से इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है और ये कह सकते हो कि मोस्टली क्राइसिस में ही रहता है। बट इवेंचुअली आगे चल के एंट्री होती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर की, जो एक हद तक कह सकते हो कि इसके लाइफ को बेटर बनाने में इसकी हेल्प करती हैं और स्टोरी में हमें आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि क्रेजी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेसिकली वेलकम टू द NHK एक साइकोलॉजिकल कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ शो है एंड आई एम नॉट गोना लाई, दिस इज़ रियली ब्रूटली रियलिस्टिक। ये शो कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग इग्नोर करना चाहेंगे, बट इसके अंदर जो हमें फैक्ट्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि रियलिस्टिक फील होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर कुछ ऐसे मेटाफोरिकल एलिमेंट्स हैं जो शो को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने में, एक जीनियस शो बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर का म्यूज़िक
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्ले आउट होता है। कुछ चीज़ें तो तुम्हें जो है इस शो को कंप्लीट करने के बाद इसकी याद रहेंगी ही। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये भी प्ले आउट करके दिखाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो किस तरीके से, एक पर्सन जो है किस तरीके से कह सकते हो कि गलतियाँ करता है, किस तरीके से वो अपने बैड डिसीजंस की जो सर्कल में जब गिरता है तो फिर उससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होता है, और हर चीज़ें मैजिकली पॉसिबल तो नहीं है। बट स्टिल वेलकम टू द एनएचके हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इस शो को कह सकते हो कि स्टार्टिंग में ही बोरिंग मान लेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो इस शो को कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं मानते। अदरवाइज दिस शो इज़ लिटरली ग्रेट। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब तुम में से कुछ लोग सोच सकते हो कि इस वीडियो का बेसिक पॉइंट क्या था। तो पॉइंट यही है कि यूँ तो ये शो हर किसी के लिए नहीं है, बट इनमें से कोई भी शो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, ताकि तुम्हें जेन्युइनली पता चल सके कि क्या तुम इन तरीके के शोज़ में से कह सकते हो कि इंटरेस्टेड हो भी या फिर नहीं। और अगर तुमने ध्यान दी होगी तो इन सभी शोज़ में कुछ ना कुछ एक आध चीज़ जो है कॉमन निकल के आती है, जिसका भी डिस्क्रिप्शन तुम्हें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा उस शो को तुम चेकआउट कर सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो। और इनकेस अगर तुमने इनमें से कोई भी एनीमे ऑलरेडी देख रखा है तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि तुम्हें इस तरीके के शोज़ हो सकता है कि पसंद आते हो। इसलिए तुम बाकी जो लिस्ट में मैंने शोज़ बताए, एनीमे बताए, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे अगर नए हो, जो तुम में से मैक्सिमम लोग हो गए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।